हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इंटरनल एनर्जी के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ी थी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर थर्मोडायनामिक क्वांटिटी विच इज वर्क। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्क। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्क? वर्क है क्या? ठीक है, तो आप कहेंगे मैम काम करने को वर्क कहते हैं, काम तो है वर्क, ठीक है, लेकिन अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो सपोज यहाँ पे ये बॉल है, क्लियर, ये बॉल है, इस बॉल को मैं क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ। आई एम पुशिंग दिस बॉल, ठीक है, ये बॉल है, इस बॉल को मैं पुश कर रही हूँ। मुझ में जितनी ताकत है मैं उतनी ताकत के साथ इस बॉल को पुश कर रही हूँ। अब इस बॉल को मैं अभी 1 मिनट के लिए पुश करूं, 1 घंटे के लिए पुश करूं, या थ्रू आउट द डे के लिए पुश करूं, जो मेरा वर्क होगा वो 0 होगा। मतलब साइंस की लैंग्वेज में मैंने कोई काम किया ही नहीं, मैं पूरे दिन इसको पुश क्यों ना करते रहूं अपनी ताकत से, मुझ में ताकत क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन वर्क डन नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों वर्क डन नहीं हुआ है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क डन कब होता है? when a force is applied on an object and there is a displacement in the direction of the force, in the point of application of the force, that is a work done। ठीक है, अगर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिस्टम मूव कर रहा है, देन दैट इज वर्क। तो मैंने इसको पुश किया लेकिन वॉल जहां पे थी वहीं पे ही रही, वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई माय वर्क डन इज 0। क्लियर? तो वर्क डन क्या है? वर्क डन, इफ F इज द फोर्स, मान लो F क्या है? F वो फोर्स है जिसको हमने अप्लाई किया किसी भी सिस्टम पे, और F फोर्स के अप्लाई करने से DL उसमें क्या हुआ है? स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर? तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F इंटू DL। दिस इज द वर्क डन। क्लियर? ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया वर्क डन का, दैट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क। ये काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क था। ठीक है, हमारे जो आसपास है, आसपास हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क डन मिलते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली 2 वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत टाइप के वर्क डन मिलते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम 2 टाइप के वर्क डन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन and second one is the pressure volume work। पहला इलेक्ट्रिकल वर्क है और सेकंड मेरा क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है? सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल वर्क हमें कब देखने को मिलेगा? when the system contain ions। ठीक है, सबसे पहली बार हमें कब मिलेगा? जब सिस्टम में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, इन इलेक्ट्रिकल वर्क, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क में जो फोर्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क में जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट फोर्स इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स multiplied by the quantity of electricity flowing through the circuit due to this force। जिस सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अप्लाई होने से कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस सर्किट से पास हो रही है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे वर्क डन प्रेजेंट होते हैं, और सारे वर्क डन्स को अगर एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दें, ठीक है, सब वर्क डन्स के लिए अगर एक जनरल फॉर्मूला दें, तो वो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू अ जनरलाइज्ड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय अ जनरलाइज्ड
डिस्प्लेसमेंट। ये किसके लिए हमारा फॉर्मूला है? सारे वर्क डन के लिए, ठीक है। अब जिस टाइप का वर्क डन होगा उस टाइप का उसमें फोर्स होगा और उसी टाइप का उसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल वर्क में पढ़ा कि जनरलाइज फोर्स मेरा क्या है? ईएमएफ, और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मैं मूवमेंट नहीं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस सर्किट से पास हुई इस ईएमएफ के कारण। क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी हम डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे। क्लियर? नाउ व्हाट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्क आपको मिलेगा, ये वर्क आपको उस सिस्टम में मिलेगा, द सिस्टम विच कंटेन गैस। ठीक है, जिस सिस्टम में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी? गैस प्रेजेंट होगी, उस सिस्टम में हमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क मिलेगा। क्लियर? अब देखो बेटा, जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स में हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मूव करने की टेंडेंसी होती है, दैट्स व्हाई दे हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मान लो एक कंटेनर लिया हमने, एक कंटेनर में कुछ गैस हमने पुट कर दी, यानी कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हमने भर दिए। क्लियर? ठीक है, अब उस गैस के उस कंटेनर के अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, क्योंकि उनकी तो काइनेटिक एनर्जी है। अब जब वो मूव करेंगे, दे आर नॉट फ्री टू मूव। उस कंटेनर के अंदर वो फ्रीली मूव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मूव करेंगे वो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर टकराएंगे, फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन मूव करेंगे। ठीक है, अब ड्यू टू कोलिजन, क्योंकि वो कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं, उसके कारण उनके अंदर क्या क्रिएट होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा। वो जो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद द कंटेनर। क्लियर? नाउ अगर जो वो प्रेशर है, जो कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो प्रेशर है, इफ दैट प्रेशर इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, अगर ग्रेटर है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो गैस क्या करेगी? उस कंटेनर का जो ऊपर ढक्कन है उसको क्या करेगी? ऊपर की तरफ पुश करेगी, यानी एक्सपैंड होगी। ठीक है, लेकिन इफ द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस इज लेस देन द एक्सटर्नल प्रेशर समझ रहे हैं ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर कोई भी प्रेशर हमने अप्लाई नहीं किया है, तब भी तो हमारे एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर इंटरनल प्रेशर कम रहता है तो गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर उस कंटेनर को नीचे की तरफ प्रेस करेगी। ठीक है, तो इट मींस ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, इसमें जो गैस प्रेजेंट है वो दो तरीके से वर्क कर सकती है, ईदर इट एक्सपैंड और इट कॉन्ट्रैक्ट। या तो वो एक्सपैंड करेगी या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर वो एक्सपैंड करेगी तो वर्क डन कौन कर रहा है? गैस कर रही है, यानी वर्क डन कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वर्क डन कौन कर रहा है? हमारा सराउंडिंग कर रही है। इफ द गैस एक्सपैंड, अगर गैस एक्सपैंड होती है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड इफ द गैस कॉन्ट्रैक्ट, तो वर्क डन इज बाय द सराउंडिंग। वर्क डन कौन कर रहा है? हमारा सराउंडिंग कर रहा है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क की, और उसमें हम ये मानेंगे कि अभी गैस एक्सपैंड हो रही है। हम ये मान के चलेंगे कि गैस एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, तो लेट अस टेक अ कंटेनर। एक कंटेनर है, ठीक है, लेट ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ए मेरा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस कंटेनर का। It is fitted with a frictionless and massless piston. It is fitted with a frictionless and massless piston.
ठीक है। नाउ यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर मान लो क्या है, पी एक्सटर्नल, ठीक है। एंड सपोज दिस पी एक्सटर्नल इज लेस देन द इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर में हमारे क्या प्रेजेंट है, गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिससे एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो इंटरनल प्रेशर इससे क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। इट मींस जो प्रेशर यहाँ पे बाहर से लग रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, उस एक्सटर्नल प्रेशर से इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो गैस है, ये गैस एक्सपेंड करेगी। तो मान लो पहले पिस्टन यहां था, अब पिस्टन यहां आ गया। क्लियर। एंड जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है डीएल लेंथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसमें हुआ है, डीएल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पहले पिस्टन यहां था, ठीक है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा था, तो गैस एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होके पिस्टन हमारा यहाँ आ गया। यानी इनिशियल पोजीशन ये थी पिस्टन की, फाइनल पोजीशन ये हो गई पिस्टन की। इतना क्लियर हुआ? दिस थिंग इज क्लियर। नाउ अगर अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, पी एक्सटर्नल इंटू ए, P external into A. This is force applied on the piston. ठीक है। Now work done, हमें पता है जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, F इंटू DL। यही तो है, F इंटू DL। DL क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट आया हमारा। अब F क्या है हमारा, P एक्सटर्नल इंटू A इंटू DL। ठीक है, P एक्सटर्नल इंटू A इंटू DL। क्लियर। अब A इंटू DL क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब उसके साथ अगर हाइट भी जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इट मींस ये हमारा क्या हो गया, A इंटू DL, दैट इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो दैट इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू DV। इतना आया समझ में। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डीएल यहाँ पे क्या हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस पिस्टन पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा था वो क्या था, पी एक्सटर्नल इंटू ए। वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू डीएल। एफ की जगह हमने पी एक्सटर्नल इंटू ए लिखा और ए इंटू डीएल हमारा क्या हो गया, डी। अब देखो बेटा हो क्या रहा है, यहाँ पे गैस एक्सपैंड हो रही है। गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो उसकी एनर्जी लूज होगी, उसकी एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस होगी तो हम यहाँ पे क्या साइन इंक्लूड करेंगे, माइनस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। क्लियर। अब ये तो हमारा क्या था, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी फ्रॉम V1 टू V2। इनिशियल वॉल्यूम मेरा क्या था, V1, फाइनल वॉल्यूम मेरा गैस का क्या हो गया, V2। ठीक है, ये डीवी तो सिर्फ इतना चेंज की बात कर रहा है ना बेटा। अब मैंने जो वर्क डन निकालना है वो निकालना है जब वो इतने से इतना पहुंचा, तो मैंने इसको भी तो इंक्लूड करना है, तब मैं यहाँ पे टोटल वर्क डन डीवी का इंटीग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया, ये पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ले रहे हैं।
इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होगा, हमारा जो बाहर का प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहेगा, बाहर का प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो जब भी हम इंटीग्रेशन में अंदर कोई ऐसी क्वांटिटी लेते हैं विच इज कांस्टेंट, तो हम उसको बाहर लेते हैं। मैथ्स के बच्चे जानते होंगे, लेकिन बायो के बच्चे भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं खुद बायो स्ट्रीम से हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के बच्चों को ये चीज आती है। बट यस, मैथ्स के लिए ये थोड़ा सा इजी होता है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो ये हमारे कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। सो इट बिकम्स माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ dv from v1 to v2. Clear? And integration of dx is equals to x. ठीक है, dx में x क्या है मेरा, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे v है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू v, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल v फ्रॉम v1 टू v2। क्लियर? एंड यहाँ पे अगर ऐसा है 1 to 2, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका v2, मतलब 2 minus 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, w इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा v। सो ये हमारा आ गया प्रेशर वॉल्यूम वर्क का फॉर्मूला, जो कि क्या है मेरा, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, वेयर डेल्टा V इज V2 माइनस V1। क्लियर? दिस इज माय प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो ये फॉर्मूला डिराइव किया है, ये किसके लिए डिराइव किया है, जब गैस एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, जब गैस एक्सपैंड हो रही है, लेकिन यहीं पे मान लो अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट होती तो क्या होता, अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट होती तो क्या होता, यहाँ पे जब गैस एक्सपैंड हो रही है, एक्सपेंशन में जो मेरा V2 है, V2 इज ग्रेटर देन V1। गैस एक्सपैंड हुई ना, पहले V1 था, फिर V2 हुआ, यानी V2 V1 से बड़ा हुआ। अब जब गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो V2 यहां नहीं आएगा, V2 नीचे कहीं आएगा, मींस V2 इज लेस देन V1। ठीक है, ये मेरा एक्सपेंशन में था। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा मेरा, V2 इज लेस देन V1। ठीक है, V2 इज लेस देन V1। अब इस फॉर्मूले में अगर V2 मेरा V1 से छोटा है, तो इन दोनों का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना। V2 अगर मान लो V2 मेरा 2 है और V1 मेरा 4 है, तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -2, और ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कॉन्ट्रैक्शन में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन आया, क्योंकि वर्क डन अब किस पे हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है, तो ये फॉर्मूला दोनों के केस में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, इट मींस गैस एक्सपैंड हुई है और सिस्टम ने काम किया है, और सॉल्यूशन में अगर W किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, इट मींस गैस कॉन्ट्रैक्ट हुई है और सराउंडिंग ने किस पे काम किया है, सिस्टम में काम किया है। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, आपको इस वाले फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? दिस इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्क इन डिफरेंट प्रोसेसेस, दैट इज आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल। Okay, first we'll talk about isocoric process. अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं तो वर्क डन क्या होगा, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। तो देखो बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हुई, अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, जहां पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, इट मींस दैट देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम।
मीन्स जो dV होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में वो 0 है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? अ प्रोसेस इन विच वी keep the volume constant. It means that is there is no change in the volume. It means dV is 0. अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क की डेफिनेशन हमने जहां से डिराइव की थी वो क्या था? dW इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV। अब आइसोकोरिक प्रोसेस चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, वॉल्यूम यानी चेंज इन वॉल्यूम वहां पे dV क्या है? 0। अगर dV 0 है तो dW क्या आएगा? dW is also 0. Means in isochoric process, whether it is reversible, whether it is irreversible, the change in volume, the change in work done is equals to 0. Means there is no work done. कोई भी वर्क डन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस। Next we'll talk about isobaric process in which the pressure is constant. जहां पे प्रेशर मेरा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। और अभी जो हमने डेरिवेशन पढ़ी है उसमें हमने इंटीग्रेशन के बाहर किसको लिया था? प्रेशर को। क्यों? क्योंकि वो क्या था? कांस्टेंट था। इट मींस जो डेरिवेशन हमने डिराइव की थी वो आइसोबारिक प्रोसेस की भी डेरिवेशन है। इट मींस W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। क्लियर? नेक्स्ट आइसोथर्मल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले रिवर्सिबल प्रोसेस ले लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस होगी जहां पे जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहेगा? चेंज होता रहेगा। ठीक है, वो चेंज होता रहेगा क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होगा तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या होगा? चेंज होता रहेगा ताकि प्रोसेस क्या हो सके? रिवर्सिबल हो सके। तो हमें पता है कि dW इज इक्वल टू क्या है? माइनस P इंटू dV। क्लियर? और W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P इंटू dV फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही अभी तक। और फिर हमने इसके बाद कहा था क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो हम P को बाहर लिख लेंगे। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि आपका जो प्रेशर होगा वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम P को बाहर नहीं लिख सकते। ठीक है, और बाहर का प्रेशर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इंटरनल प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी जो बाहर के प्रेशर को चेंज करने का जो मेन रीजन है वो क्या है कि गैस का जो प्रेशर है वो हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, तब बाहर का प्रेशर हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इफ द गैस इज आइडियल गैस, इफ द गैस इज आइडियल, हमें पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? nRT अपॉन V। ये क्यों लिखा समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल प्रेशर की वजह से, गैस के अंदर के प्रेशर की वजह से उसको बार बार चेंज होना पड़ता है ताकि गैस के अंदर के प्रेशर की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है और उस वॉल्यूम को बैलेंस करने के लिए बाहर के प्रेशर ने चेंज होना पड़ता है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गैस का प्रेशर। अगर गैस का प्रेशर चेंज नहीं होता तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज नहीं होना पड़ता। तो गैस का प्रेशर PV इक्वल्स टू nRT, P इक्वल्स टू nRT अपॉन V, यानी एक्सटर्नल प्रेशर चेंज इसकी वजह से हो रहा है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? nRT अपॉन V। सो W इक्वल्स टू माइनस nRT अपॉन V इंटू dV फ्रॉम V1 टू V2। अब यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स।
अब एक कंटेनर में आपने अगर गैस एक बार भर दी तो उसमें जितनी गैस के मॉलिक्यूल्स पहले थे बाद में भी उतने ही रहेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ये तो है ही कांस्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये तीनों टर्म बाहर आ जाएंगे। सो वी गेट माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ 1/v into dv from v1 to v2। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x होता है, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx क्या होता है आपका, ln ऑफ x। ln ऑफ x मीन्स log बेस e x, और log बेस ई x को log 10x, क्योंकि हमारे पास जो log बुक होती है उसमें log 10 की वैल्यू होती है, तो इसको log 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 log बेस 10x, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस nRT, ये क्या हो जाएगा, log बेस ई v v1 to v2। ठीक है, इट मीन्स माइनस nRT log बेस e v2 माइनस log बेस e v1। ठीक है, और कभी भी log x माइनस log y होगा तो वो हो जाएगा log x अपॉन y। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस nRT log बेस e v2 डिवाइडेड बाय v1। अब log बेस e तो कैलकुलेट हो नहीं सकता है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, log 10 में। उसको कन्वर्ट करने के लिए w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT log बेस 10। अब 10 लिखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, जहां पे सिर्फ log है मतलब वो log बेस 10 है, v2 अपॉन v। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में वॉल्यूम और प्रेशर दोनों चेंज हो रहे हैं, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो इक्वेशन आ गई, लेकिन यहीं पे आपने प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगा, आपका जो गैस है, गैस का इनिशियल वॉल्यूम P1 था, गैस का इनिशियल प्रेशर P1 था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल प्रेशर V2 हुआ और फाइनल वॉल्यूम V2 हुआ। दोनों के केस में नंबर ऑफ मोल सेम है, R सेम है, T सेम है, तो हमें क्या पता है, P1 V1 इक्वल्स टू nRT, P2 V2 इक्वल्स टू nRT, तो P1 V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 V2, किसमें, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो V2 अपॉन V1 क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, और माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P। ठीक है, दिस इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर मैं आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं तो इररिवर्सिबल प्रोसेस कब होगी, जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर जहां पे कांस्टेंट होगा वहां पे क्या इक्वेशन आएगी, यानी ये इक्वेशन जो हमने डिराइव की है ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए भी है, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल, ठीक है, और आइसोथर्मल इररिवर्सिबल के लिए भी है। यानी आपने बेसिकली वर्क डन में दो डेरिवेशंस ध्यान में रखनी है, वन इज दिस एंड अनदर वन इज दिस। ये है मेरा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ये होगी मेरी आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए dW क्या होगा मेरा 0। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जो भी यहाँ पे लिखा है उसको आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में डिटेल में लिखिए, समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो मुझे बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को श्योरली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी।
एंड इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा पढ़ें और मैं इनकरेज हूँ आपको पढ़ाने के लिए, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।